हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सेकंड केस, दैट इज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने इसका केस फर्स्ट किया था बच्चे, लास्ट वीडियो में आपने समझा होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन का जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या फिर उसका सेकंड नाम जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट था। क्लियर है? वो आपने अच्छे से वीडियो समझी होगी, उसमें क्लियर हो गया होगा आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? अब ये सेकंड केस है। इस केस में क्या है, जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस केस में क्या है बच्चों, जो भी असेट्स या लायबिलिटीज का आपकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज तो होगी, क्वेश्चन में वो गिवन होगा, आपने उसको वर्किंग नोट में लेना है। ठीक है? जो भी प्रॉफिट या लॉस आपका रिवैल्यूएशन से निकलेगा आपने वो निकालना है, और उसके बाद सेम एंट्री आपने वैसे करनी है जैसे आपको गुडविल की सिखाई गई थी, या फिर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की जब हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता उस केस में किया था। तो आपको याद होगी वो हम एंट्री क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट करते थे। ठीक है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते थे उसके डेबिट होता था, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो यही सेम एंट्री हमने इस केस में भी बनानी है, जो हमने गुडविल के केस में भी समझी थी एंट्री कैसे बनाई जाती है, या फिर जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को या रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते कैपिटल अकाउंट में, तो उस केस में भी हमने ये एंट्री समझी थी। और जब हमने असेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करना है, यानी कि हमने असेट्स और लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, तो उस केस में भी हमने क्या बनानी है, यही सेम जनरल एंट्री बनेगी, जिसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग भी निकालना पड़ता था। तो चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि हमने इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल करना है। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई थिंक विजिबल। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये तीन पार्टनर हमारे पास गिवन है, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2:1। बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। क्लियर? देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कुछ ना बोलोगे पहले चेक करेंगे पूरे क्वेश्चन में कि क्या बोला गया। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। असेट साइड में कैश, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट्स, बिल्डिंग। इस साइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। इस साइड में क्या होता है, या तो गुडविल होती है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कहीं पर गिवन होता है। तो इस असेट साइड में हमें ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। Next, the partners agreed that from 1st April 2025 they will share profits and losses in the ratio of 4:4:1। कि उन्होंने 1 अप्रैल 2025 के बाद ये डिसाइड किया है कि अपनी रेशियो चेंज करेंगे, और क्या होगी न्यू रेशियो 4:4:1। ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो इज 4:4:1। दे एग्रीड दैट। अब उन्होंने क्या एग्री किया है, दिस इज क्या है, ये पढ़िए। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, कि हमारा जो स्टॉक है, एसेट साइड में स्टॉक गिवन था, वो हमारा क्या हो गया है, 20% से वैल्यू कम हो गई है। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ स्टॉक की वजह से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। हमारा डेटर्स के ऊपर जो हम प्रोविजन लगाते हैं डाउटफुल डेट्स, वो बढ़ गया है कितने से, बाय का मतलब से 1500 रुपए से बढ़ गया है, तो हमें 1500 का नुकसान हो गया है। ठीक है? पहले डेटर में से हम सिर्फ कितना लेस कर रहे थे, 2000 रुपीज, बट अब हमें कितना लेस करना पड़ेगा, 3500 रुपीज, यानी कि 1500 का हमें और लॉस हो गया। हमारी एसेट्स कम हो गई है, डेटर्स कम हो गए हमारे 1500 से, तो स्टॉक से भी हमें लॉस हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से भी हमें लॉस हुआ है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। फर्नीचर की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गई 20% से, एंड प्लांट 15% से। इन दोनों से भी हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। 3500 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। सैलरीज के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज। अभी तक हमारे पास कोई लायबिलिटीज नहीं थी, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी सामने आ गई, यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आ गई है, तो हमें पे करने पड़ेंगे। तो इससे भी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है? बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹3,50,000। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो अब कितनी हो गई, एट का मतलब हो गया बच्चों इतनी वैल्यू की हो चुकी है, 3,50,000 की हो गई है। तो पिछले से कंपेयर कीजिए, बिल्डिंग कितनी थी, 3 लाख थी, और अब कितनी हो गई है, 3,50,000। तो 3 लाख से हमारी बिल्डिंग 3,50,000 की हो गई, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से बढ़ गई है, तो हमें इससे प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। ये गुडविल की वैल्यूएशन हमें करके दी है, इसके लिए आपको पता ही है जनरल एंट्री हम बनाते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर?
अब पढ़िए क्या बोला गया है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, कि पार्टनर्स एसेट्स और लायबिलिटीज की ऑल्टर्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है, ऑल्टर नहीं करना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते और प्रॉफिट लॉस को, यानी कि नोट वर्ड आ गया। तो आपने क्या करना है, इसकी जो आपको सिंगल जर्नल एंट्री समझाई जाती है एडजस्टमेंट एंट्री वाली, वो आपने पास आउट करनी है उसके लिए। एंड वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अनडिस्टर्ब्ड, और वो रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड जो भी पड़े हैं प्रॉफिट्स, उनको भी वो अनडिस्टर्ब छोड़ना चाहते हैं, वो उसको भी ट्रांसफर नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो क्लियर है। तो इसमें जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम निकालते थे, वो भी आपका क्या करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, और जितने भी रिजर्व्स या प्रॉफिट है उसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो सबके लिए क्या बनेगी, एक सिंगल एंट्री जो बनेगी, गुडविल के लिए तो वही बनती है। ऑल्टर नहीं करना चाहते तो इसका लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके लिए भी सेम एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के लिए भी सिंगल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है, क्योंकि सबको वो क्या करना चाहते हैं, ऑल्टर नहीं करना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते। You are required to pass a single journal entry to give the effect to the above. आपने एक सिंगल journal entry पास करनी है ऊपर के इफेक्ट दिखाने के लिए, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, और हमने क्या तैयार करना है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। क्लियर है। तो चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन से हमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ठीक है, उसमें गुडविल की एडजस्टमेंट हमने कितनी करनी है, और हमारे पास जो ये रिजर्व्स है 42,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 21,000, तो हम सबका एक ही बार अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल अमाउंट में जो भी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तीनों पार्टनर का, और उससे फिर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें स्टॉक की वजह से क्या हुआ है, स्टॉक की वैल्यू लेस हो गई है, मतलब कम हो गया हमारा स्टॉक, तो लॉस हुआ है। तो यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि स्टॉक की वैल्यू में कमी आई है जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, लॉस। अब कितने का लॉस हुआ है, 20% कैलकुलेट करेंगे बच्चे। स्टॉक का वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000 का 20% जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 36,000, तो यहां हम लिख देंगे अपना 36,000। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से 1,500 का हमें लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू किसकी वजह से हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यही लिख देंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का, 1,500 का। नेक्स्ट देखिए क्या था, फर्नीचर जो है हमारा डेप्रिशिएट हुआ है, और प्लांट भी हमारा 15% से हुआ है, तो दोनों से हमें लॉस हुआ है, दोनों से हम लिख लेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड लॉस ड्यू टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर है और प्लांट है। कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट कितने परसेंट हुआ था, फर्नीचर का 20% है, तो फर्नीचर की वैल्यू देखिए 30,000, 30,000 का जब 20% कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 6,000 रुपीज, और प्लांट का 15% कैलकुलेट करेंगे, प्लांट का 2 लाख है, 2 लाख का जब हम 15% करेंगे तो इट विल कम 30,000 रुपीज। क्लियर है, आई थिंक इजी है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आ रहा हो। नेक्स्ट 3,500 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज के हैं, तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सामने आई है, लॉस ड्यू टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट में कहीं गिवन नहीं थी हमारे पास। तो कितने हो गए, 3,500 का। क्लियर है, ये सारा लॉस था। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड, बिल्डिंग से हमें पता था 50,000 का हमने कंपेयर किया था ना, 3 लाख से 350 हुई थी, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो पहले हम लॉस को कर लेते हैं, लॉस कितना हो गया, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो इट विल कम 77,000। ठीक है, इन सबको जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 77,000 रुपीज का आ गया। अब एक रह गया जो बिल्डिंग से हमें प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज का, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। ये सिर्फ एक ही अमाउंट है 50,000 रुपीज की, तो यहां हम लिख देंगे 50,000 रुपीज।
क्लियर है। अब लॉस हमें 77,000 को है और प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 50,000 का। तो जब ये डिफरेंस निकालेंगे 27,000 तो ये क्या हुआ है हमें, ये लॉस हुआ है, ये माइनस में बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है हमें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। जब हमने असेट्स और लायबिलिटीज की अपनी रिवैल्यूएशन करी तो हमें लॉस हुआ है कितने का 27,000 का। क्लियर है। तो एक तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और जिसकी करनी है हम वो लिख लेते हैं। बैलेंस शीट में से देखिए रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस की करनी है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स कितने अमाउंट के 42,000 के, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 42,000 के, ये हमारा प्लस में होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का ये 21,000 के हैं तो ये 21,000 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी इसमें एडजस्टमेंट में गुडविल पड़ी है 45,000 रुपीज की, इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, तो ये भी हम यहां लिख लेते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, अमाउंट कितना है 45,000 रुपीज का। तो ये सब तीनों चीजें क्या है हमारी प्लस में है और 27,000 माइनस में है, तो इन सबको प्लस करके उसमें से 27,000 जब माइनस करेंगे तो इट विल कम 81,000 रुपीज प्लस में बचेंगे। 81,000 रुपीज किसमें बच रहे हैं प्लस में। तो इसके लिए हमने क्या करनी है एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ये है नेट अमाउंट जो हमने एडजस्ट करना है, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। क्लियर। इसके जब हम अभी गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे तो जो भी गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर निकलेगा उस शेयर को हम किस में करेंगे 81,000 को उसमें हमने शेयर डिवाइड करना है कि पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना अमाउंट आएगा। तो ये तो नेट अमाउंट हमारे पास निकल गया। हमने कितना करना है 81,000 की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब हमें क्या चाहिएगा गेन या प्रॉफिट निकालना होता है कि किस पार्टनर ने गेन किया है और किस पार्टनर ने प्रॉफिट किया है, ठीक है। शेयर सेक्रीफाइस किया है गेन किया है वो निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखते हैं हम। ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर की और न्यू रेशियो। क्लियर है। ओल्ड रेशियो कितनी थी 3:1 और न्यू रेशियो कितनी थी 4:1। 3:2:1 4:4:1। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे हम अपना, सेक्रीफाइस या फिर गेन। हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, यानी कि सेक्रीफाइस का, ठीक है। पहले पार्टनर का नाम क्या ब्रिजेश। ओल्ड रेशियो कितनी है 3:5:1:6 3/6 माइनस 4:4:8:1:9 4/9। ये तो इसका हम करते हैं 18 एलसीएम आएगा 6 3 3 3 9 9 2 2 4 8। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/8 और आंसर प्लस में निकल रहा है, प्लस का 9 पड़ा है तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टनर चारू, ओल्ड शेयर है वो 2/6 माइनस 4/9 एलशियम 18 6 से डिवाइड करेंगे 3 3 2 जा 6 माइनस 9 2 जा 18 2 4 जा 8। तो माइनस में बच रहा है 8 माइनस को बड़ा है ना तो 2/18 माइनस का बच रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पार्टनर हमारे पास क्या है दिलीप, ओल्ड शेयर 1/6 माइनस न्यू शेयर 1/9 एलशियम 18 6 3 माइनस 9 2, तो ये 1/18 प्लस का बच रहा है तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है। तो ये अब तक आपको निकालना आ चुका होगा कि हमने ओल्ड रेशियो लिखते हैं न्यू रेशियो लिखते हैं और उसके बाद तीनों पार्टनर को ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेते हैं। जिसका प्लस में आंसर बचता है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका माइनस में देखिए बच रहा है तो वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब हमने जो अमाउंट अपनी कैलकुलेट करी थी 81,000 की आई थी, नेट अमाउंट जो हमने एडजस्ट करना है उस 81,000 में हम तीनों का शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। 81,000 में 1/18 इसका निकल जाएगा, 81,000 में 2/18 ये और 81,000 में 1/18 दिस वन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आएगा 4500, इट विल कम 9000 एंड इट विल ऑल्सो कम 4500। क्लियर। अब आपको पता है कौन सा पार्टनर डेबिट होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो ये पार्टनर हमारा डेबिट में जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं।
क्लियर है? ये जनरल एंट्री तो अब तक आपको याद हो चुकी होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो ये हमारा डेबिट में कौन सा जाएगा, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएंगे, और ब्रिजेश और दिलीप का जो कैपिटल अकाउंट है वो किस में जाएगा, क्रेडिट में। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, जनरल एंट्री बनाते हैं अपनी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, डेट लिखेंगे 2025 अप्रैल 1 को उन्होंने चेंज करने का सोचा है, दिस इज द डेट। उसके बाद हमारा डेबिट क्या है, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज थे। ठीक है, बाकी के जो दोनों पार्टनर है ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट 4500 से, और दिलीप कैपिटल 4500 से। देखिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया ना, तो हमेशा याद रखना आपकी डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने एडजस्टमेंट किया, नरेशन लिख देंगे, किसकी एडजस्टमेंट की है, द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और क्या किया हमने, रिजर्व्स के लिए किया, एंड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स के लिए भी किया है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट था ना, और गुडविल की एंट्री देख, एंड गुडविल किस कंडीशन में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? तो ये हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी जो हमने कर दी है। क्लियर है? आई थिंक समझ आ गया आपको हमने क्या किया है। सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन हमें दी गई थी हमने उसकी की, फिर हमने नेट अमाउंट एडजस्टमेंट का निकाला, उसमें गुडविल ऐड होती है, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट का लॉस का बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ठीक है, वो हमने नेट अमाउंट जब कैलकुलेट किया 81,000 आया था। उसके बाद हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग पैटर्न निकाला और उनके शेयर्स निकाले, और इससे हमने अपनी जनरल एंट्री पास कर दी। क्लियर है? अब इसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चों, देखिए अब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना हमने रिजर्व को छेड़ा है, ना प्रॉफिट लॉस को छेड़ा है, ना ही हमने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को ऑल्टर किया है। तो बैलेंस शीट जो होगी इस केस में सारी सेम बनेगी, आपने किसी में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है ना, क्योंकि नॉट ऑल्टर था ना, तो अब आपका कोई ये चेंज नहीं होगा, स्टॉक सेम रहेगा, फर्नीचर सेम रहेगा, बिल्डिंग सेम रहेगी। अब डिफरेंस देखिए, जब हमने रिवॉल्यूशन के पार्ट 1 में किया था तो उसमें हमने देखा था कि हम यहाँ पर सारी चेंज कर देते हैं, जैसे स्टॉक चेंज हुआ था तो अब हम चेंज करके लिखते हैं। बट इस कंडीशन में क्योंकि हमने वैल्यूएशन ऑल्टर ही नहीं की है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज नहीं करना है। रिजर्व एज इट आएंगे क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सेम आएगा क्योंकि हमने डिस्टर्ब किया ही नहीं। तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा सिर्फ कैपिटल में। आपने कैपिटल में क्या करना है बच्चों, इस जर्नल एंट्री से कैपिटल पूरा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जोन सा भी आपने पार्टनर डेबिट किया, ठीक है, जैसे चारू का डेबिट किया ना 9,000 से, तो चारू में क्या हो जाएगा, चारू के कैपिटल में से ये 9,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये आपने क्रेडिट किया है ये प्लस हो जाएंगे। ब्रिजेश का 3 लाख है तो 3 लाख में आप 4500 प्लस कर देंगे, और दिलीप का 50,000 है तो दिलीप के 50,000 में 4500 प्लस हो जाएगा। यानी कि जो क्रेडिट के पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल के बैलेंसेस में आप ये ऐड कर दीजिए अमाउंट, और जो डेबिट का पार्टनर है आप उसमें से वो लेस कर दीजिए, तो बाकी इनके कैपिटल के बैलेंसेस ये लिखे जाएंगे। और बाकी किसी भी बैलेंस शीट के किसी भी आइटम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी चेंज किया ही नहीं। ठीक है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में होता कि हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो हम रिजर्व के लिए एंट्री करते, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश, चारू, दिलीप ओल्ड रेशो में, फिर वो हम कैपिटल अकाउंट बनाते क्योंकि उसका डिफरेंस जाता कहीं ना कहीं बैलेंसेस में, और फिर यहाँ रिजर्व नहीं आता, पर वो उस कंडीशन में था जब वो ट्रांसफर करते। बस इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला गया था, कुछ भी ऑल्टर करने के लिए नहीं बोला गया था, इसलिए सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस चेंज होंगे। क्लियर है? तो बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, सेम रहेगी, कैश 30,000, डेटर्स 62,000, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 के, दैट इज 60,000 के। उसके बाद स्टॉक फर्नीचर, स्टॉक फर्नीचर अमाउंट चेक कीजिए, स्टॉक का 180, 30, 180, 30,000। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद प्लांट एंड बिल्डिंग 2 लाख और 3 लाख, प्लांट बिल्डिंग 2 लाख 3 लाख।
क्लियर है, कोई चेंज नहीं। इस तरह लायबिलिटी साइड में अपने लिख लेते हैं हम क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर है, कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप। तो अभी मैंने बताया था क्या करना है, ब्रिजेश और दिलीप में 4500 प्लस करने हैं और चारू में से 9000 जो है वो माइनस करने हैं, ठीक है। तो जो ब्रिजेश का आएगा 3,04,500, 9000 माइनस करेंगे 3 लाख में से तो 2,91,000 और 50,000 में जब प्लस करेंगे तो 54,500। क्लियर है, इन सबका टोटल करेंगे 6,50,000। क्लियर है, तो ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है। दोनों साइडों को टोटल करेंगे हम, इट विल कम 8 लाख रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमसे यही पूछा गया था, एक एडजस्टमेंट एंट्री बना के दिखानी थी, दिस वन जो हमने ये बनाई है, और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बोला गया था कि हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में सिर्फ किस पर इफेक्ट होगा, आपके कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट आएगा, बाकी किसी आइटम में हमने कोई भी चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने ऑल्टर किए ही नहीं है असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन को। क्लियर है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।